जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्राग ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया था। तो इसमें आपकी जो है प्राचीन सभ्यताएं हो गई थी, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, ये सभी हमने डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम बेसिकली पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ये दोनों के दोनों पॉइंट इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले देखिए वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है। देखिए वैदिक सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये वेदों से प्राप्त हुआ, इसलिए इसको वैदिक सभ्यता कहा गया। हम बात करें वैदिक सभ्यता की, तो वैदिक सभ्यता को 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व इसका कार्य काल है, ठीक है। मतलब इसका जो कार्य जो काल है ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का है। फिर हम बात करें वैदिक काल की, तो वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का पीरियड जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व है माना जाता है, और उत्तर वैदिक काल का जो पीरियड है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक। फिर हम बात करें ऋग्वैदिक काल क्या है। देखिए ऋग्वैदिक काल की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, इसलिए इसको ऋग्वैदिक काल कहा गया। फिर उत्तर वैदिक काल, इस काल की जानकारी अन्य वेद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से मिलती है, इसलिए इसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं, ठीक है। टोटल कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। अभी आगे आपको सारी की सारी जानकारी दी जाएगी। फिर यहाँ पे हम आगे बात करें तो वैदिक सभ्यता में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था, ठीक है। तो वैदिक काल में ही आर्य जो है भारत आए थे, और आर्य संस्कृत शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य का जो है संस्कृत शब्द क्या होता है? श्रेष्ठ होता है इसका अर्थ। फिर क्या है? आर्य का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो मूल निवास स्थान कहाँ पे था? देखिए अलग अलग जो है विद्वान ने अलग अलग मत दिए हैं। जैसे कि मैक्स मूलर ने मध्य एशिया बताया है कि जो आर्य हैं वो मध्य एशिया से आए हैं। दयानंद सरस्वती ने तिब्बत बताया है, और बाल गंगाधर तिलक जो है उत्तरी ध्रुव को बताया है। लेकिन सर्वमान्य जो है आपका है मैक्स मूलर साहब का, मतलब जो है आर्य जो है मध्य एशिया से आए हैं, ये आपका करेक्ट है। फिर यहाँ पे हम बात करें आर्य समाज पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे, और यह एक ग्रामीणी सभ्यता थी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता मैं आपको पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि वो शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? शहरी थी। लेकिन ये जो है आर्य समाज सभ्यता यानी कि वैदिक सभ्यता, ये आपकी ग्रामीणी सभ्यता है। और आर्यों की भाषा संस्कृत थी। इनकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे हम बात करें तो आर्यों का प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बांटी गई थी या बटी थी, जैसे कि कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। इसका मतलब क्या होगा आप महाजनपद काल में जानेंगे। हम इसमें जानेंगे कि कुल वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ठीक है। तो हम बारी बारी से पूरे वेद को हम देख लेते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसको भी देख लेते हैं। जो भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको यहाँ पे हमने नोट डाउन कर लिया है। ऋग्वेद के बारे में हम देखते हैं तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। इनमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें जो है ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? तो 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, जैसे ओम भूर्भुवः स्वहा, ठीक है। तो ये है गायत्री मंत्र। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसका जो है उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाएं का संचय है। फिर यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट की बात कर ले, जैसे कि ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,580 है। इनमें 118 मंत्र दोहराए गए हैं, और मूल मंत्रों की संख्या 10,462 है, यानी कि जो इनकी ऋचाएँ हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बात करें यजुर्वेद की, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में। तो यजुर्वेद, देखिए यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का वर्णन है। देखिए यजुर का या और यज्ञ का या, यजुर का या और यज्ञ का या, यानी कि यजुर्वेद है जो यज्ञ से नियमित जितने भी आपके पॉइंट हो गए वो यज्ञों से निर्मित इसमें है, ठीक है। हम बात करें सामवेद की, तो सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है,
और इसमें संगीतमय स्रोत का वर्णन है, यानी कि सा से साम और सा से संगीत, ठीक है, सा से साम और सा से संगीत। तो संगीत का वर्णन कहाँ मिलता है, तो ये सामवेद में देखने को मिलता है। हम बात करें अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद की जो है किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। तो अथर्ववेद अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखी गई थी। इनमें कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 गद्य हैं। अथर्ववेद का संबंध चिकित्सा, मंत्र, तंत्र और वशीकरण से है, यानी कि नवीनतम वेद है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है, और इसमें चिकित्सा एवं तंत्र मंत्र से और वशीकरण से संबंधित सारी जानकारी इसमें मिलती है, ठीक है। फिर आगे हम यहाँ पे बात कर लें तो वैदिक सभ्यता को देखिए, इसमें वेदों की संख्या कितनी है, 4 है, हमने अभी आगे पढ़ लिया। पुराणों की संख्या 18 है, ठीक है, वो हम पूरा नहीं देखेंगे। अब बात करें उपनिषद की, तो उपनिषद में जो है 108 उपनिषद हैं, ठीक है। तो पुराणों की हम बात करें तो इसमें आपको याद रखना है कि सबसे प्राचीन पुराण जो है वो श्री मत्स्य पुराण है, ठीक है। हम बात करें उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरुओं के समीप बैठना, जिसको सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो है इसमें जो है मुंडकोपनिषद से ये लिया गया, जो सत्यमेव जयते यहाँ पे लिखा गया है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। और वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है। नेक्स्ट हम बात करें तो ऋग्वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभाजित था। कौन कौन से, ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग और शूद्र वर्ग, ठीक है। इसमें आपको एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किए गए थे। जैसे कि अगर एक घर में मान लीजिए एक घर में 4 लड़के हुए, ठीक है, अगर उन लड़के में पहला लड़का जो है, आप यहाँ पे स्ट्रक्चर समझिए, पहला लड़का अगर पढ़ाई करवा रहा है, मतलब वो टीचर है, तो वो ब्राह्मण में चला जाएगा। और दूसरा लड़का अगर सेना में भर्ती हो गया तो वो क्षत्रिय कहलाएगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तीसरे लड़के की, अगर तीसरा लड़का जो है व्यवसाय कर रहा है या बिजनेसमैन बन गया है तो वो कौन है, वैश्य है। बात करें चौथे लड़के की, तो चौथा लड़का अगर जो है मजदूरी कर रहा है, ठीक है, तो वो जो है शूद्र की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब एक घर में 4 जातियां हो जाती थी, ठीक है। तो ये ऋग्वैदिक काल में है। आगे अभी आप पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में जो आप पढ़ेंगे कि ये जो व्यवस्थाएं हैं वो जन्म के आधार पर होने लगी थी। आई होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से ये स्ट्रक्चर रहा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम बात करें वैदिक काल के देवता के बारे में, तो इंद्र सबसे पहले आता है, ठीक है। तो इनमें आते क्या है, यह आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता माना जाता था और इन्हें पुरंदर भी कहा जाता था। देखिए पुरंदर की उपाधि किसे दी गई थी, तो इंद्र को दी गई थी। पुरंदर किसे कहा जाता है, इंद्र को कहा जाता है, ठीक है। सर्वाधिक प्रिय देवता भी इंद्र हैं, किनके, आर्यों के, ठीक है। फिर आगे हम बात करें अग्नि। अग्नि देखिए आग के देवता, वरुण वायु देवता, सोम मतलब जंगल के देवता, मारुति मतलब तूफान के देवता, और रुद्र का मतलब ये सबसे क्रोध वाले देवता थे। आई होप ये समझ गए होंगे किस तरीके से, ये देखिए आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ये है जैसे कि ऋग्वैदिक काल की नदियाँ, जैसे कि प्राचीन नाम है इधर लिख दिए, इधर आधुनिक नाम लिख दिए गए हैं, ठीक है। तो सतलज नदी को सुतुद्रि नदी कहा जाता था पहले, ठीक है, आर्य समाज में या ऋग्वैदिक काल में। फिर देखिए चिनाब नदी, चिनाब नदी को अस्किनी कहा जाता था, व्यास को विपाशा कहा जाता था, और काबुल को कुंभा कहा जाता था, गंडक को सदा नीरा कहा जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से आप जो इम्पोर्टेंट है ये आप देख लीजिए, जैसे रावी नदी को पौरुषणी नदी या पुरुषणी नदी कहा जाता था, झेलम नदी को विशस्ता नदी कहा जाता था, यानी वितस्था नदी, ठीक है। घग्गर नदी को सरस्वती नदी कहा जाता, और कुर्रम नदी को क्रीमू जो कि नदी कहा जाता था, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट आप याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें वैदिक काल के 6 दर्शन के बारे में, तो वेद और उपनिषद को पढ़कर ही 6 ऋषियों ने अपना दर्शन गढ़ा है। इसे भारत का षष्ठ दर्शन कहते हैं। जैसे कि साख्य दर्शन, तो साख्य दर्शन को किसने लिखा था, कपिल ने लिखा था। न्याय दर्शन को गौतम ने लिखा था, और योग दर्शन को पतंजलि ने लिखा था, और वैशेषिक दर्शन को कणाद ऋषि ने लिखा था। उत्तर मीमांसा को वादरायण ने लिखा था, और पूर्वी मीमांसा को जैमिनी ने लिखा था, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट भी आप याद कर लीजिएगा। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगा, सब लोग जाके वहाँ पे देख लीजिएगा। हम यहाँ पे बात करें
ऋग वैदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। पहला है आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, ठीक है। तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। फिर बात करें आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक था। हमने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा था कि उनका जो है समाज वो मातृसत्तात्मक था। इसमें जो है आर्यों में आपको देखने को मिलेगा कि इनका समाज पितृसत्तात्मक था, ठीक है। और गाय को अघन्ना यानी कि ना मारने जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था, मतलब इसको मारने पे आपको फांसी भी हो जाती थी उस समय ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। फिर हम बात करें आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे, जो कि मैंने अभी आगे आपको बता दिया है। नेक्स्ट है आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। हमने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा था कि लोहा जो है वो सिंधु घाटी वासी जो थे सिंधुवासी वो लोहे से अपरिचित थे, ठीक है, लेकिन आर्यों ने लोहे की खोज कर दी थी। फिर आगे हम बात करें ऋग्वैदिक में या ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती थी, ठीक है। तो सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी मानी जाती थी। और ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार तथा सिंधु नदी का उल्लेख बार बार या सर्वाधिक बार देखने को मिलता है। ये देखिए गंगा नदी वाला पूछा गया, यानी कि गंगा नदी का उल्लेख जो है ऋग्वेद में कितनी बार मिलता है? 1 बार मिलता है। और यमुना नदी का 3 बार मिलता है, ठीक है ना। तो ये आप याद कर लीजिएगा। अब हम बात करें उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। हमने ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ा, अब उत्तर वैदिक देख लीजिए। उत्तर वैदिक काल में इंद्र की बजाय प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए, ठीक है। तो प्रजापति जो है इंद्र के बजाय ये बन गए थे सर्वाधिक प्रिय देवता आर्यों के, ठीक है। फिर हम बात करें उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। मतलब अगर किसी कोई ब्राह्मण के घर पे लड़का पैदा होता है, 4 लड़के पैदा हो गए तो चारों के चारों ही ब्राह्मण होंगे, ठीक है। तो ये अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर से समझाया था पीछे। फिर यहाँ पे हम बात करें यव का मतलब जव होता था, व्रीहि का मतलब धान, और माड़ का मतलब उड़द, और गुदक का मतलब मूंग, और गोधूम का मतलब गेहूं और मसूर होता था, ठीक है। तो आदि खाद्यान्नों का वर्णन जो है यजुर्वेद में मिलता है, ठीक है। इसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? व्रीहि का मतलब क्या होगा? निम्न में से व्रीहि का मतलब क्या होगा? तो ये ऑप्शन आप लगाएंगे धान होता है, ठीक है। फिर हम बात करें उत्तर वैदिक जो कि उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए लौह अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। और अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे हुए हैं? अतरंजी खेड़ा में हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट मैंने आपको कवर करा दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब लोग याद कर लीजिएगा। आगे हम बात करेंगे जो है जैन धर्म या जो है बौद्ध धर्म के बारे में। तो वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।